पिछले मतलब 2 दिन में इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड जो वॉर लोगों को लग रहा था कि जो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी वो नॉट ओनली फुल फ्लेजेड हो गई एंड द बिग थिंग वाज द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खमीनी मतलब आई बिलीव वो इंस्टीट्यूशन थे एज इन कैसे इन द सेंस कि आई बिलीव जैसे हम लोग का डिस्कशन हुआ है तुम्हारा कि वो शियाइट मुस्लिम्स के बीच में उनके सुप्रीम लीडर थे जैसे तुम कहते हो कि पोप के इक्विवेलेंट थे नॉट ओनली सिर्फ ईरान के लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंस प्ले करते थे वो वर्ल्ड वाइड जितने मुस्लिम्स थे अच्छा उनके लिए उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी एंड बड़े स्ट्रेंज विजुअल्स थे ईरान के कई वीडियोस हम लोगों ने देखे रॉयटर्स में और इन सब जगह जहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि फाइनली उनका रजीम ओवर हुआ और उसी के साथ साथ कई ऐसे वीडियो देखे पाकिस्तान के और इंडिया के स्ट्रीट्स में लखनऊ में जहाँ पे लोग मुस्लिम्स स्पेशली शियाइट मुस्लिम्स गैदर हुए हैं रो रहे हैं तो उनकी डेथ बड़ी इम्पोर्टेंट रही लोग दुखी भी हैं कुछ लोग खुश भी हैं और स्ट्रेटेजिकली मतलब फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ईरान के लिए मतलब ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे क्रूशल जो क्राइसिस होगी सिंस रेजा शाह पहलवी's डेथ हाँ मतलब वही जो ईरानी रेजा शाह पहलवी's डेथ नहीं आउस्टर हाँ जो वो हुआ था उनका वही ईरानी रेवोल्यूशन जो 79 में हुआ था उसकी बात कर रहे हैं ना राइट तो 79 के बाद इतना जो इम्पोर्टेंट इवेंट कोई हुआ होगा वो आके हुआ है 2025 में ये आयतोला आई बिलीव भाई 89 से ही थे ना वहाँ के तो आई बिलीव सो हाँ और एज क्या थी इनकी आई डोंट नो काफ़ी ओल्ड थे इनफैक्ट लेट 80s में शायद थे अच्छा और इनफैक्ट द क्वेश्चन वुड बी कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे कि वो व्हाट अब या इसके बाद अब क्या होगा फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे सक्सेशन क्योंकि ईरान ऐसा कंट्री नहीं है जैसे कि अफगानिस्तान है जहाँ पे सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई फॉर्मल गवर्नमेंट पहले भी कोई खास नहीं थी नहीं वहाँ पे सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं और इस इवेंचुअलिटी को भी उन लोगों ने फोर्सी कर लिया था कि चाहे वो नेचुरल कॉजेज से डेथ हो या यूएस और इजराइल का एक थ्रेट रहता था सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर व्हाट विल हैपन और वो इमीडिएटली वहाँ पे वो एक्शन में आ गए तो शायद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं और जो सीनियर जज हैं या मोस्ट सीनियर जज हैं और क्लरिक हैं उन तीनों ने कोई एक काउंसिल जैसी बना ली टू शो कि ये एक स्टेबल कंट्री है और कंटिन्यूटी विल इंश्योर टू बेसिकली पॉस्चरिंग भी हो गई टुवर्ड्स वेस्टर्न पावर कि तुमने एक पर्सन को अगर तुमने एलिमिनेट किया दैट डज नॉट मीन कि कंट्री केओस में चला जाएगा सही बात है सो कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने एक काउंसिल बना ली एंड दैट काउंसिल हैज नाउ बीन टास्क्ड शायद नेक्स्ट 30 days और समथिंग टू कम अप विद द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर तो नहीं अभी कोई सुप्रीम लीडर या आयतोला भी तक फॉर्म नहीं हुआ है राइट अभी तक कोई नहीं हुआ है कई कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं इंक्लूडिंग द ग्रैंडसन ऑफ प्रीवियस सुप्रीम लीडर अच्छा आयतोला खोमेनी के ग्रैंडसन राइट who knows if he will be the one but in fact इसमें जो वहाँ पे IRGC है जो IRGC वहाँ की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री यूनिट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा क्योंकि कई लोगों का ये डर था बिफोर द कॉन्फ्लिक्ट बिगैन कि दिस माइट एक्चुअली लीड टू मोर हार्डनिंग ऑफ ईरान्स आइडियोलॉजी क्योंकि IRGC का रोल वैसे तो स्टेटेड नहीं है कि IRGC इज नॉट सपोज टू इलेक्ट द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बट क्योंकि जो ईरान का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से वो गवर्न करते हैं उसमें सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम लीडर जो कि बेसिकली रिलीजियस हेड है बट रिलीजियस हेड इज बेसिकली डिसाइडिंग द पॉलिसी हाउ द कंट्री शुड बी रन हाउ इट शुड इंटरैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो एक मिनट इसमें तो आयतोला मतलब सुप्रीम लीडर होता है जिसको हम लोग आयतोला बोलते हैं बाकी दुनिया में वेस्टर्नर्स क्योंकि आयतोला बोल नहीं पाते तो इसलिए उनके लिए सुप्रीम लीडर एक तरह से बेसिकली आयतोला राइट और आयतोला की स्टेटस एक तरह से प्रेसिडेंट से भी ज्यादा होती है ना वहाँ का करेक्ट वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हो गए वन वुड बी द सुप्रीम लीडर द रिलीजियस हेड जो कि पूरा कंट्री को बेसिकली डायरेक्शन दे रहा है आयतोला ओके इट वुड बी लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली फिल्म मेकिंग टर्म्स में बात करते हैं मैं और तुम तो जैसे एक डायरेक्टर होता है उसका जो एक सेंट्रल विजन होता है ना एक सिनेमाटोग्राफर होगा एक राइटर होगा एक्टर्स होंगे सब अपना उसमें रोल प्ले करेंगे बट द वन की गाय लाइक द CEO ऑफ अ कंपनी
would be the Ayatollah. अच्छा, तो आयतोला मेन है, और उसके बाद मतलब जैसे वहाँ पर टेक्निकली होता है यूके में, मान लिया जाता है ना कि जो मोनार्क होगा उसकी टेक्निकली पोजीशन ज़्यादा हायर होगी प्राइम मिनिस्टर से, काइंड ऑफ वही मान ले एक्सेप्ट कि वहाँ मोनार्क के पास रियल में कुछ खास पावर नहीं होती है, या जेन्युइनली पावर होती है आयतोला के पास। करेक्ट। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड ईरान स्ट्रक्चर्ड है वो डिफरेंट है जैसे कि वेस्टर्न कंट्री स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो एक हो गया रिलीजियस लीडर एंड द सेकंड वुड बी IRGC जो कि एक्चुअल इन्फोर्समेंट करती है, चाहे वो डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर उनको करना हो, स्पाई नेटवर्क हो, दूसरे कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी जो LHC आ जाता है फैलाते हैं, दैट इज IRGC जिसके पास एक्चुअल मसल पावर है, एक्चुअल जो वेपन्स को कंट्रोल करते हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज पे इस समय मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। सो नाउ द सुप्रीम लीडर इज डेड। इवन IRGC के हेड भी शायद उसमें जो हम लोग न्यूज़ पढ़ी थी कि ही हैज आल्सो बीन, आई बिलीव, अच्छा मुझे नहीं मालूम था वो। इनफैक्ट दैट वाज जब ये ऑपरेशन हुआ है, दिस हैज बीन अ मेजर विक्ट्री फॉर इजराइल एंड इजराइल। इसमें कई महीनों से वो लोग दे वर स्पाइंग ऑन खोमेनी एंड अदर लीडर्स, और काफ़ी दिनों से प्लान था, क्योंकि इजराइल तो हमेशा से कहा करता था कि इजराइल का एनिमी ईरान है, ईरान का एनिमी इजराइल है। सो दे वांटेड टू, दे स्टेटेड, इजराइल स्टेटेड कि दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस रेजीम जिसमें कि आयतोला टॉप पे होता है, एंड दे सेड कि हम ईरान के लोगों से होप करेंगे कि वो डेमोक्रेसी ले आए। सो दे वांटेड टू एलिमिनेट द सुप्रीम लीडर, एंड सो ये स्पाइंग जो चल रही थी बहुत दिनों से चल रही थी, एंड फॉर सम रीज़न जिस दिन ये स्टार्ट हुई है कॉन्फ्लिक्ट, दे फाउंड कि जो सुप्रीम लीडर थे, जो IRGC के हेड थे, और जो टॉप के जो जनरल्स थे, ऑफिशियल्स थे, दे कन्वीन ऑन वन स्पॉट। अच्छा, विच वॉज अ डिजास्टर्स मूव फ्रॉम देम। जैसे ही इजराइल को पता चला, उन्होंने उसी समय अपने जो एयरफोर्स है और सबको एक्टिवेट किया, उसी समय उन्होंने कंपाउंड पे मिसाइल फायर की। सो दैट वॉज अ बिग ब्लंडर दैट हैपेंड ऑन द पार्ट ऑफ ईरान। सो दे कन्वीन ऑन वन स्पॉट, और उसी स्पॉट पर कन्वीन होते ही उन्होंने किया, और एकदम से उन्होंने टॉप के जो पावर थी उसको एलिमिनेट कर दिया। नाउ IRGC विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली जिसको क्लरिक्स लाइक करें सुप्रीम लीडर को, बट ऑल्सो जो कि IRGC के प्रो हो, क्योंकि इस समय मिलिट्री का टाइम है, कॉन्फ्लिक्ट का टाइम है। सो दे विल नॉट अलाउ एनीवन जो कि प्रो IRGC नहीं है, जो कि लेट्स से दो चॉइसेस हैं, एक थोड़ा मॉडरेट है और थोड़ा एक हार्ड लाइनर है। सो दे वुड एक्चुअली वांट समवन जो कि IRGC को और स्ट्रॉन्ग कर सके, IRGC की पावर्स बढ़ा सके। सो दिस माइट एक्चुअली वर्क अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है। इनफैक्ट इसमें एक चल रही थ्योरी कि मतलब आयतोला जो थे अपने, वो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड थे, तो आगे पीछे चले ही जाते हैं, चाहे वो एक एज के बाद तो चले ही जाते हैं ऊपर नेचुरल डेथ से। तो इनको उनके लिए इनफैक्ट बेटर था कि इजराइली उनको मारते, कम से कम अपने आप को मार्टियर ऑफ इस्लाम बता सकते हैं, तो उससे और अपनी मतलब वो एक होता है ना नैरेटिव वॉरफेयर जो बिल्ड करना होता है। तो अब ये दिखा देते हैं, देखो बहादुरी से मतलब लड़ के वो मरे थे, ऐसा नहीं कि वो भाग गए, तो अब और अपने आप को रैली कर पाएंगे बिहाइंड द पीपल को इसके और ये भी दिखा पाएंगे, देखो हमारे अगेंस्ट एग्रेसिव है इजराइल और US की, हमारे लीडर्स को मार रहा है, तो अब हमें और हार्ड लाइनर होने की जरूरत है। क्योंकि वैसे इफ यू थिंक अबाउट इट, वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे असैसिनेट कभी नहीं करते हैं। यस, दिस इज इनफैक्ट अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट, क्योंकि यू आर राइटली सेड, वर्ल्ड लीडर्स ऐसा लगता था कि कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, अनसेट रूल है कि हम अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर, बट जो टॉप पे जो PM प्रेसिडेंट बैठा है हम उसको टच नहीं करेंगे। US ने किया है पहले और उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहा है, एंड अंडर ट्रम्प पहले वेनेजुएला में मदुरो को अरेस्ट किया, नाउ दे हैव एलिमिनेटेड हिम। सो दिस एक्चुअली इंक्रीजेस द थ्रेट फॉर अदर लीडर्स, क्योंकि पहले होते रहते थे, पहले CIA का चलता था एलिगेशन कि वो असैसिनेट करते थे। शायद साउथ वियतनाम में अपेरेंटली शायद से किया था असैसिनेट CIA ने 63-62 में। तो फिर 75 में 76 में कोई चर्च कमेटी बनी थी वहाँ पर USA में सेनेटर्स के बीच में, तो उसमें इन्वेस्टिगेट किए गए थे CIA के जो क्राइम्स वगैरह थे, क्योंकि CIA ने गलत काम काफ़ी किए भी थे 50-60s में और इवन 70s में भी। तो काइंड ऑफ एक रूल बनाया गया था कि आप फर्दर आप फॉरेन लीडर्स को आप असैसिनेट नहीं कर सकते हो, दैट वाज सेट कि नहीं कर सकते हो आप, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि वो भी देख चुके हैं कि उनके यहाँ भी मतलब JFK को भी असैसिनेट किया गया था। वो मैं ये नहीं कर रहा किसने किया था, बट दे हैव सीन कि हाँ
उनके लीडर को असैसिनेट किया गया था। तो एक अनसेट रूल था कि अब वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरा असैसिनेट नहीं करेंगे। तो जैसे सद्दाम हुसैन था, उनका एनिमी नंबर 1 था एक टाइम पे यूएस के लिए फॉर सम रीज़न, लेकिन अगर वैसे सोचे दे नेवर असैसिनेटेड हिम। चाहे तो वो एयर स्ट्राइक करके डायरेक्टली उन पर अटैक कर सकते थे, उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने इन्वेजन किया तो काइंड ऑफ बताया भाई हम तुम्हारी कंट्री में आने वाले हैं। वहाँ पर भी ये नहीं था कि यूएस की मिलिट्री ने आके शूट कर दिया सद्दाम हुसैन, नहीं, उसमें था कि पहले दिखाया एक ट्रायल हुआ है पूरा, मतलब वो अपना इनोसेंस प्रूफ करने के लिए। और जब वो ही वॉज फाउंड गिल्टी कि सद्दाम हुसैन ने जो गलत काम किए थे 1980s में, उसके बेसिस में उसको वो कैपिटल पनिशमेंट मिली थी, हैंगिंग। 2003 में आई बिलीव यूएसए एंटर हुआ था और 2004 तक सद्दाम हुसैन कैप्चर हो गया था, तो 2-3 साल ट्रायल चला। 2006 में फाइनली वो मतलब वो उनको कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। तो वहाँ पर भी ये नहीं था कि उन्होंने यूएस की आर्मी ने आकर शूट किया था, टेक्निकली शूट की इराक के जो वो जुडिशरी सिस्टम है उसने हैंगिंग दी थी सद्दाम हुसैन को। ऐसी जो लिबिया में गद्दाफी के साथ जो हुआ था, तो उसमें भी यही था कि आर्म्स शायद यूएस ने प्रोवाइड कर दिया था, यूएस और उनके अलाइज ने, लेकिन फाइनली मारा तो उनके रेबल्स नहीं था जो लिबिया बेस्ड ही थे, जो एंटी गद्दाफी थे। तो अभी तक ये मतलब ये लोग उनके थे, मतलब ये भी मतलब एक तरह से वेस्ट के एनिमी थे, इन्हीं के एनिमी थे, तब भी ये लोग नहीं करते थे। यहाँ तक कि ये पहली बार हो रहा है कि डायरेक्टली वो अटैक कर दिया कि नहीं, डायरेक्टली आपने हेड ऑफ स्टेट को ही मार दिया। तो ये वरना क्या होता, अगर बुश के टाइम पे होता तो वो होता कि पहले वो इराक में घुसते, आर्मी भेजते, फिर प्रूफ दिखा दे कि भाई देखो इसने अपने प्रोटेस्टर्स को मारा है, उसके बेसिस पे कैपिटल पनिशमेंट दो। यहाँ ऐसा कोई लीगल प्रेसिडेंट तो हुआ नहीं, यहाँ तो आपने एक तरह से क्योंकि आप पावरफुल हो तो आपने आके एयर स्ट्राइक में मार दिया, जैसे आप किसी टेररिस्ट को जाके ड्रोन स्ट्राइक में मार देते हो, बेसिकली मामूली टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर दिया। राइट। सो व्हाट यू सेड वाज कि पहले सीआईए ऐसी करती थी, देन यूएस फॉर्म्ड अ कमिटी एंड दे गिव स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस टू सीआईए दैट अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम वर्ल्ड लीडर्स को नहीं मार सकते, नहीं कर सकते हैं। एंड यू से कि ये एक फिर से एक डेंजरस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आइडियली वो उनको उसी तरह से अरेस्ट करके लाते जैसे मदुरो को लाए या सदाम हुसैन को लाए थे, और फिर वहाँ के कोर्ट्स उनको पनिशमेंट देते हैं, इंस्टेड कि उन्होंने सीधे एग्जीक्यूशन कर दिया, सीधे असैसिनेशन कर दिया। इनफैक्ट मदुरो का भी बहुत अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, इफ यू थिंक अबाउट प्रेसिडेंट, वो भी कोई अच्छा नहीं है, वो लग रहा है हम लोग को, बट एक्चुअली वो बहुत खराब प्रेसिडेंट है। क्योंकि आप अगेन इसने आपने एक तरह से यूएस ने को पावर मिल गई, वो किसी भी हेड ऑफ स्टेट को उठा के वो अरेस्ट कर सकता है। ये अभी तक कहाँ होता था कि आपको मतलब इवन अगर आपको मालूम है कि अच्छा बगल वाले कंट्री वाला बहुत ही खराब आदमी है हेड ऑफ स्टेट, आप ऐसे उसको एक मामूली क्रिमिनल की तरह उठा लो तो वो अनप्रेसिडेंटेड है। वरना तो ये तो एक तरह से वो जैसे हो गया, फॉर एग्जांपल आपके कंट्री में एक एम्बेसी है और आपको मालूम है उस एम्बेसी में कोई क्रिमिनल छुपा हुआ है, तब भी आप ये नहीं राइट होता है कि आप उस एम्बेसी में घुस जाओ, अपने पुलिस को भेज दो भाई ताकि क्रिमिनल को ले आए, क्योंकि फिर मान लिया जाएगा कि आप उनकी टेरिटरी में आप जाके एंटर कर गए हो, तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ लिटरली दे एंटर्ड द टेरिटरी एंड दे लिटरली ट्रीटेड हिम जस्ट लाइक अ कॉमन क्रिमिनल। तो वो भी कोई एक अच्छा प्रेसिडेंटेड नहीं है। अब तो मतलब और कंट्रीज वाले भी सोचेंगे कि हमारे हेड ऑफ स्टेट को ऐसे तो नहीं उठा सकता है यूएस वाला। बट दैट लीड्स टू अ बिगर क्वेश्चन, बिगर पॉइंट ये है कि यूएस कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट कर रहा है। आप चाहे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करो या ईरान के रिलीजियस लीडर को एग्जीक्यूट करो, दोनों जगह आपने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दी। एक जगह कॉन्फ्लिक्ट वेनेजुएला की बात करें तो अभी सॉर्ट ऑफ रुकी हुई है, यहाँ पे ईरान की प्रॉपर एक्सप्लोड हो चुकी है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है। बट जिस रीजन से ट्रम्प के सपोर्टर्स उसको लाए थे, स्टेटेड रीजन था कि ही विल नॉट स्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट, एंड उसके जो एक्शंस हैं दे आर इन कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि मैं फालतू की वॉर स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अमेरिका पे फोकस करूंगा। और दोनों ही जगह अमेरिका को कोई खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के स्टार्ट होने से। और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम और वॉर स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, वो तो कंप्लीटली रिजेक्ट हो गए हैं। उससे बेटर तो मैं कहूँगा जो बाइडेन था। जो बाइडेन फालतू कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट करता था। वो रशिया ने यूक्रेन को कब्जा कर लिया है तो मतलब तो ऑब्वियसली यूएस अपने वेपन्स देगा, या फिर जो अक्टूबर 7 में हमास ने जो किया था हरकत वहाँ पे इजराइल में, तो ऑब्वियसली यूएस सपोर्ट करेगा। दोनों तरफ यूएस और यूक्रेन एक तरह फ्रेंड था यूएस का, तो वहाँ मदद करनी ज़रूरी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं फालतू में जाके वो कभी
ग्रीनलैंड को कब्जा करने की धमकी दे रहा है, कभी कनाडा को 51st स्टेट बता रहा है, यहाँ तो ये इंश्योर कर रहा है। तो अब बात रही कि उनके पब्लिक जो वोटर्स थे वो काफ़ी मतलब वो वैसा फील कर रहे हैं एज इफ कि उनको स्टैब इन बैक या फिर उनको धोखा दे दिया है। मैं मतलब उनसे पूछना चाहूँगा तो जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो वोटर्स हैं, वैसे उनको हिंदी नहीं आती है तो समझेंगे क्या, कि तुमने एक ऐसे आदमी को क्यों ट्रस्ट किया जो फेमस है झूठ बोलने के लिए, मतलब वो ब्रैग करता है मैं झूठ बोलता हूँ, ही कैन गेट अवे विद लाई, तुमने ऐसे पर्सन को ट्रस्ट किया। आई हैव नो सिंपैथी फॉर देम। तुम एक अगर झूठे आदमी को तुम ट्रस्ट कर रहे हो तो गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं है। झूठा आदमी तो बोल ही रहा है कि मैं झूठा हूँ, तो ठीक है ना, वो आप झूठे को आप सपोर्ट करोगे तो झूठ ही बोलेगा वो, उसने जनता को झूठ बोला। राइट। तो अब मेनली अब क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि खमेनी का जो सक्सेसर होगा, विल ही बी एज बिग ऑफ अ हार्डलाइनर एज ये खमेनी थे, उनसे भी ज़्यादा हार्डलाइनर होगा। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी कैसे आगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है। IRGC की पावर्स भी बहुत कम कर्टेल होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। So the next question would be over the next coming days कि जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर आता है उसका क्या स्टैंस होता है, एंड दैट वी विल हैव टू सी। एंड इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, बट ये जो क्योंकि ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं वी विल सी। ठीक है, राइट, थैंक यू।